नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज टारगेट पीसीएस में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है और आज फिर से हम क्या करने वाले हैं, 10 टॉपिक लेकर के आए हैं। इससे क्या करेंगे, 10 क्वेश्चन तैयार करेंगे और एक प्रश्न मैं आपको दिया करता हूं जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इतिहास विषय को ही हम बढ़ाते हुए चलेंगे और आज जिसकी चर्चा करने वाले हैं, देखिए हम पहुंच चुके हैं पहले प्रश्न को अगर लेकर के बात करें तो क्या कहता है कि दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, है ना। ठीक से समझ लीजिए, मुस्लिम शासक को लेकर के बात की गई है, प्रथम मुस्लिम शासक और कहां का, दिल्ली का। ठीक है, 4 विकल्प देखने को मिलता है हमें, एक कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया और बलबन। ठीक है, अब देखिए दिल्ली के अगर प्रथम मुस्लिम शासक की बात करेंगे तो वह नाम जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का लिया जाता है इसमें। और यह भी पूछा जा सकता है आपसे कि किस समय में, तो 1206 में अगर देखा जाए, 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना करता है। ये सब नोट करते चलिए, 1206 ईस्वी में क्या करता है ये, अब गुलाम वंश, इस पर आएंगे, गुलाम वंश की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, यहाँ से प्रश्न रहता है। तो यहाँ पर 1206 में गुलाम वंश की स्थापना होती है और यहीं से अगर देखा जाएगा तो दिल्ली सल्तनत की नींव भी रखी जाती है। ठीक है, तो ए विकल्प के साथ हम सब इस प्रश्न में चलेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ। आप देखिए ये सारे टॉपिक देखेंगे तो आपके एनसीईआरटी में भी देखने को मिलेगा और विभिन्न पीसीएस के पीवाईक्यू में भी आपको देखने को मिल जाएगा। चाहे आप यूपी का देखिए, बिहार का, एमपी का, आरएएस है ना, झारखंड में, ये तमाम जगहों पर इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसको थोड़े से ध्यान से देखना है। अब देखिए, अभी गुलाम वंश को लेकर के मैंने चर्चा किया था, तो ऐसा ही गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था, और यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, पूछा जा चुका है। 5 स्टार इसको लगाइए और इसको थोड़ा सा इज्जत दीजिए, आपसे आगे भी पूछा जा सकता है। दरअसल ये 4 नाम जो है, मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद बलबन और इल्तुतमिश, ये 4 नाम देख रहे हैं। इसमें से जो ये डी विकल्प है, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। अब ध्यान रखना है कि ऐसा क्यों कहा जाता है, गुलामों का गुलाम इसको ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इल्तुतमिश किसका गुलाम है, ऐबक का, कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो एक तो गुलामी ये इसने झेल लिया, लेकिन अब गुलामों का गुलाम, तो देखिए यानी कि एक बात समझिए कि एक व्यक्ति गुलाम होता है, उसने खुद भी एक गुलाम रख लिया। मामला समझ में आ रहा है, यानी कि ऐसे समझिए कि कोई व्यक्ति है, किसी नेताजी का पीए रहता है, तो नेताजी का काम करेगा और पीए ने खुद का भी अपना एक पीए रख लिया कि भैया तुम मेरा काम करो। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वह भी खुद गुलाम रहता है, और वह किसका गुलाम रहता है, मोहम्मद गौरी का। तो इसने इसको गुलाम बनाया और इसने इसको गुलाम बनाया, तो हो गया ना गुलामों का गुलाम। मामला समझ में आया, ये रीजनिंग पजल सॉल्व हो गया। इसीलिए यहाँ पर इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलामों का गुलाम। मामला क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था। देखिए हम सब जानते हैं कि चंगेज खां जो है वो मंगोल आक्रमणकारी रहा, और भारत के लिहाज से ही नहीं, भारत में जो आक्रमण किया वो सब तो ठीक है, दुनिया भर के योद्धाओं में अगर देखा जाए तो चंगेज खां जैसा योद्धा मिलना मुश्किल आपको नजर आएगा। चूंकि चंगेज खां के लिए कहा जाता है कि ये बहुत बहादुर था। बहादुर तो छोड़ दीजिए, चंगेज खां के लिए कहा जाता है एक ऐसा मंगोल आक्रमणकारी था जो बिना युद्ध लड़े रह ही नहीं सकता था। अगर इसके इतिहास आप पढ़ेंगे ना तो सबसे खूंखार और एक तरह से क्रूर व्यक्ति के तौर पर इसे जाना जाता है। जहां से भी निकलता था पूरा गांव का गांव साफ कर देता था, पूरा शहर काट के हटा देता था। आप समझ रहे हैं, जैसे पेड़ पौधे काटते हैं ना, वैसे ही इंसान को काट देता था। बहुत ही क्रूर शासक और बहुत ही आप योद्धा के नजरिए से अगर देखे जाएंगे तो बहादुर योद्धा। और इसके लिए हमेशा कहा जाता है कि ये हमेशा युद्ध के मूड में रहता था, कि हमें ऐसे नहीं कि एक राज्य जीत लिए अब चलो थोड़ा सा आराम करते, नहीं, एक जीते दूसरे की प्लानिंग शुरू करो। इसलिए इसको जो है जाना जाता था। अब यहां पूछा क्या गया है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां, इसके विषय में कि यह भारत की जो उत्तर पश्चिम सीमा है, ठीक है, उस पर निम्न में से जब ये आता है तो वहां पर देखा गया किसके शासनकाल में ये यहां पर आया था, है ना। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आया था, या फिर इल्तुतमिश, या फिर बलबन, या फिर ऐबक।
अब अगर यहाँ पर देखेंगे, अगर आपने इतिहास को पढ़ा है ठीक से, तो मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां जो होता है भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर जब वो आता है तो उस वक्त जो शासन रहता है वह इल्तुतमिश का होता है। ठीक, यानी कि बी विकल्प के साथ जाएंगे। और यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि यह घटना कब हुआ, क्योंकि महत्वपूर्ण यह भी है, यह होता है 1221 ईस्वी में। चंगेज खां अपने दुश्मन जलाल उद दीन मंगबरनी इसका पीछा करता है और मंगबरनी का पीछा करते करते यह कहां तक पहुंच जाता है? सिंधु नदी। अब देखिए सिंधु नदी कहां से आ गया? उत्तर पश्चिम सीमा भारत का। मामला क्लियर है? तो अपने दुश्मन का पीछा करते करते इस जगह पर आ जाता है ये, तो इल्तुतमिश के काल में ये पहुंचेगा। अब चौथे की तरफ चले, क्या कहता है? सल्तनत काल के दो प्रमुख सिक्कों टंका और जीतल, इसके विषय में तो आपने पढ़ा होगा ना, का प्रचलन किसने किया था? देखिए यहां पर हिंट है, ठीक से समझेंगे तो वहां सल्तनत काल लिखा हुआ है। तो अगर यहां पर देखेंगे मोहम्मद तुगलक, सुल्तान इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। मैंने कहा कि अगर हिंट इस प्रश्न में है। अब देखिए फिर से एक बार प्रश्न को पढ़िए। सल्तनत काल के दो प्रमुख सिक्के, दो में एक ये हो गया टंका हो गया और दूसरा जीतल हो गया, प्रचलन किसने किया था? ये राजा का नाम है, शासक का नाम है। देखिए दो जो प्रमुख सिक्का है ना, टंका, टंका के विषय में आप जानते हैं ना, ये जो सिक्का था वो चांदी का था, है ना। और दूसरा जो अगर जीतल देखेंगे तो जीतल किसका होता है? तांबे का। ये ध्यान रखिएगा, ऐसी चीजें आपसे पूछा जा सकता है। और कई बार क्या होता है कि हम लोग पूरा पढ़ के जाते हैं और फिर धातु नहीं हमें पता होता और प्रश्न यही पूछ देता है, तो फिर गड़बड़ हो जाता है। अब यहाँ जो अगर सल्तनत काल के हिसाब से देखेंगे तो जो प्रचलन करता है वह सुल्तान इल्तुतमिश के समय में होता है। ये सिक्के जो हैं दिल्ली सल्तनत की एक मानक मुद्रा प्रणाली का नींव रखता है। और बाद के नींव कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि नींव हुआ कि मान लीजिए मैंने किसी चीज को फाउंडेशन दिया, आने वाली पीढ़ी भी उसको अपना ले। तो यहाँ पर जो ये नींव रखता है सिक्कों वगैरह का मानक प्रणाली का, आने वाले जो शासक होते हैं वह भी इसको फॉलो करते हैं, इसमें और इसका पालन करते हैं, विस्तार करते हैं। तो बी विकल्प सुल्तान इल्तुतमिश के साथ हम लोग यहाँ पर चलेंगे। पांचवें पर बढ़ जाओ। दिल्ली ध्यान रखिएगा, किस सुल्तान के विजय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? वाह, बहुत बढ़िया प्रश्न है। वर्ल्ड हिस्ट्री का यहाँ पर स्टेटमेंट लिया गया है, रक्त और लौह की नीति। ठीक है, तो आप वहां जर्मनी के एकीकरण वाले में चले जाएंगे। यहां पर आइए जरा, दिल्ली के सुल्तान के विषय में ये कहा जाता है, इसको लेकर के आपसे पूछा गया। देखिए दिल्ली का एक सुल्तान हुआ करता था जिसका नाम था गयासुद्दीन बलबन। बहुत ही, जैसा नाम बलबन ऐसा ही बहुत बलशाली। तो बलबन को रक्त और लौह की नीति अपनाने के लिए जाना जाता है। अब ये क्या, यानी कि दुश्मन के प्रति जो है बहुत कठोरता ये अपनाता था, बहुत बर्बरता करता था और रक्तपात जैसे उपाय जो है ये ढूंढता रहता था। इसीलिए रक्त और लौह की नीति कहते हैं। और यह नीति जो है दिल्ली सल्तनत की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए इसने अपनाया था। तो बलबन यानी कि बी विकल्प के साथ हम लोग चलेंगे। अब चलते हैं छठे प्रश्न पर। क्या कहता है? निम्न में से किस सुल्तान ने तुर्कान ए चहलगानी का दमन किया? ठीक से समझिए, यहां पर चार दिया गया है, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के विषय में आपको बताना है। इस चार में से कोई होगा। अब देखिए अभी हमने चर्चा किया था, किसकी चर्चा? बलबन की। गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन जो है तुर्कान ए चहलगामी का दमन करता है। इल्तुतमिश ने 40 तुर्की सरदारों का एक समूह कह सकते हैं उसका गठन किया, लेकिन बाद में बलबन ने अपनी शक्ति को मजबूत करने और सल्तनत में इन सरदारों के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने के लिए इसे नष्ट किया था। तो ये कहानी इसके पीछे की कही जाती है। तो बलबन यहाँ पर ध्यान रखना, इसका भी जवाब वही होगा। किसके शासन काल में बड़ी संख्या में भारत में मंगोल आए नहीं? यहाँ क्या पूछा गया है? बस गए, यहीं पर जो है रह गए। तो वह चार में से देखेंगे यहाँ पर नासिरुद्दीन महमूद, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी। अब कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सारे लोग क्या होता है खिलजी में कंफ्यूज होते हैं, अलाउद्दीन होगा कि जलालुद्दीन होगा। देखिए यहाँ पर जिसके शासनकाल में मंगोल जो है बड़ी संख्या में भारत में आके बस जाते हैं वह जलालुद्दीन खिलजी है।
जो 1290 से 96 तक शासन करता है। इसके शासनकाल में बड़ी संख्या में मंगोल भारत आते हैं और यहीं आकर के आप देखेंगे तो बसने का काम करते हैं। तो किस विकल्प के साथ जाएंगे हम? डी विकल्प के साथ हमें चलना पड़ेगा, जलालुद्दीन खिलजी। उन्होंने अब ये बसते हैं क्यों? क्योंकि ये जो है शरण लेने के लिए आए मंगोल, तो यहाँ पर जो है मंगोलों को इन्होंने अपना लिया और नव मुस्लिम यानी कि न्यू मुस्लिम कहा गया। किसको? मंगोलों को। जब यहाँ पर ये इसके शासनकाल में आता है और दिल्ली सल्तनत की सेवा करना और अलग अलग क्षेत्रों में इसके आधार पर जलालुद्दीन खिलजी ने इन मंगोलों को बसने के लिए क्या दिया? इजाजत दे दिया। तो चूंकि ये एक तरह से नव मुस्लिम कहे गए इसीलिए इजाजत भी दिया और इसीलिए संख्या बढ़ती चली गई। तो 7वें के डी के साथ चलेंगे। 8वें पर चले। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल पर किस राजवंश का शासन था? यह पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट भी है, इसको ठीक से समझिए। अलाउद्दीन को लेकर के चर्चा किया है और पूछा गया है कि किस राजवंश का उस वक्त शासन हुआ करता था, कहां पर? वारंगल पे। तो देखिए ये जो काकतीय वंश है, ये काकतीय एक राजवंश होता है। तो जब अलाउद्दीन आक्रमण करता है वारंगल पर, तब जिस राजवंश का वहां शासन होता है वह काकतीय राजवंश के नाम से जाना जाता है, यानी कि सी विकल्प के साथ हम चलेंगे। 8वें के बाद 9वें पर चले। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को रायन की उपाधि दी थी? फिर से देखिए, रायन की उपाधि, और यह कौन देता है? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिया जाता है। और यह जो शासक होंगे वह रामचंद्र देव रहते हैं, है ना। तो ये जो खिलजी करता है, देवगिरी के हिंदू शासक ये रहते हैं रामचंद्र देव, इनको यह जो है रायन की उपाधि से सम्मानित करता है, यानी कि ए विकल्प के साथ हम यहां पर चलेंगे। ये आपसे पूछा जा सकता है, कहा के? तो देवगिरी के कौन से होते हैं? हिंदू शासक के तौर पर ये जाने जाते हैं। 10वें पे आ जाए। 1306 ईस्वी टाइमलाइन दिया है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या था? बाउंड्री को लेकर के बात किया है कि कौन सा वह जगह है जो बाउंड्री है। देखिए, ब्यास, रावी, सिंधु, सतलज, यानी कि चारों को चारों नदी है। तो कुल मिलाकर के एक तो हम चीज कंफर्म हो गए ना कि बाउंड्री तय करने की जो बात है वह नदी को लेकर के की गई है। देखिए, अब यहां पर एक बात समझिए। 1306 ईस्वी में, नोट कीजिए इसको, 1306 ईस्वी में क्या होता है? एक घटना होता है। अलाउद्दीन खिलजी जो है मंगोलों पर निर्णायक रूप से विजय प्राप्त कर लेता है, यानी कि पराजित करता है। और जब यह पराजित किया जाता है तो दिल्ली सल्तनत और मंगोल के बीच एक सीमा निर्धारित हो जाती है, जिसको इंडस रिवर कहा जाता है, यानी कि सिंधु नदी जो है वह सीमा रेखा यहां पर तय करने का काम करती है। कब? ये 1306 में जो युद्ध हुआ था उसके बाद की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहां पर सी विकल्प के साथ चलेंगे। अब एक प्रश्न आपके लिए है, इसका जवाब आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है। किस सुल्तान को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी? बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर अलाउद्दीन? ये चार में से जो भी विकल्प आपको सही लगता है क्या करना है? कमेंट बॉक्स में लिख करके आपको बताते चलना है। इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और अच्छे से इसको प्रिपेयर करते रहिए, नोट बनाते चलिए। जब तक ये पूरा हिस्ट्री तो खत्म करेंगे ही, फिर बाकी सब्जेक्ट के साथ भी हम इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो आप देखेंगे कि आपका एनसीईआरटी भी पूरा कवर हो जाएगा और दूसरा विभिन्न परीक्षाओं के जो पीवाईक्यू होते हैं वह भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जुड़े रहिए और अभी तक संस्कृति पीसीएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।